चलिए, तो सभी जुड़ गए हैं, सो स्टार्ट करते हैं। सो आज का ये जो लेक्चर है बेसिकली इनकम स्टेटमेंट एज पर यूएस गैप। देखिए, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आज हम यूएस गैप के अकॉर्डिंग इनकम स्टेटमेंट की टर्मिनोलॉजी को भी समझेंगे और समझेंगे कि यूएस गैप में आप इनकम स्टेटमेंट के कौन से फॉर्मेट चलते हैं। तो कंसिस्टेंटली 20-25 मिनट्स का पहले ये लेक्चर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपके डाउट्स भी लेंगे। और आज इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाइव क्लास में इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले 20 से 25 मिनट इस लेक्चर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। आपको आज माइन्यूट से माइन्यूट चीज जो है इनकम स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं और आपके 5 मार्क्स एटलीस्ट 5% कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं सर इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिए, जो यूएस गैप है उसके अकॉर्डिंग इनकम स्टेटमेंट दो फॉर्मेट में बनता है। दोनों चीज को आप बड़े ध्यान से देखना, कुछ चीजों को मैं हाईलाइट करूंगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंगल स्टेप। तो आप देखिए, बोर्ड पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहां पर आपको सबसे पहले रेवेन्यू गिवन है। रेवेन्यू में नेट सेल्स है और अदर रेवेन्यू साथ में लिखी हुई है। तो हमने क्या किया कि टोटल रेवेन्यू में से, दिस इज टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करके नेट इनकम निकाली। तो सिंगल स्टेप इनकम में एक डिफरेंस है। दो प्रकार के स्टेटमेंट चलते हैं, एक चलता मल्टीपल और एक चलता सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। तो जो सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट है ना, वो बोलता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में चाहे ऑपरेटिंग इनकम हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, आपको दोनों को साथ में टुगेदर प्रेजेंट करना है। मतलब आप सीधे रेवेन्यू में से टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करके नेट इनकम को निकाल लीजिए। यू डोंट नीड टू डिस्क्लोज सेपरेटली ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? लेट से आपका गारमेंट्स का बिजनेस, तो आपने गारमेंट्स की सेल करी, वो मेन आपका ऑपरेशन है। लेकिन गारमेंट्स के बिजनेस के अलावा आपके पास लेट से कुछ कंपनी के शेयर पड़े हैं और उस कंपनी के शेयर से आपको डिविडेंड मिल गया, या किसी कंपनी के बॉन्ड आपने होल्ड कर रखे हैं, वो बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट मिल गया। तो क्या वो आपका मेन ऑपरेशन है? वो बिजनेस तो नहीं है ना। जैसे मैं आपको ट्यूटरिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरी ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है? कोचिंग की सर्विसेज। लेकिन अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रखा हूँ जिसमें मुझे फाइनेंस इनकम होती है, तो वो मेरी फाइनेंशियल इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो सिंगल स्टेप बोलता है कि आप है ना नेट सेल्स और अदर रेवेन्यू दोनों साथ में दिखा के टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर दीजिए। और एक और बात आप नोटिस कीजिए कि यहां पे नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, पता है आपको क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ये ध्यान रखना, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस होता है ग्रॉस प्रॉफिट। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट को सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करते। अब देखिए, आपको मैं मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट में दिखाता हूं। तो देखिए, यहां पे आपको एक मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट गिवन है। दोनों को बहुत ध्यान से माइन्यूटली आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि सर मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट में देखिए आपने सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट शो किया है। यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट अलग से डिस्क्लोज किया जाता है, पहली बात। और एक और नोटिस कीजिए, सेल्स के बाद आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखाने के बाद यहां आपने आपकी ऑपरेटिंग इनकम को दिखाया है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को अलग शो किया। मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट में हम ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं और हम ग्रॉस प्रॉफिट को भी रिफ्लेक्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। यूएस गैप में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो सर इसका मतलब जहां पर ऑपरेटिंग वर्सेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम अलग अलग डिस्क्लोज की जाए, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट। और जहां पर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर कर दिया जाए, उसको बोलते हैं नेट इनकम। और नेट इनकम मतलब आफ्टर टैक्स। तो यूएस गैप में अगर आपको कभी भी कैलकुलेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब भी मैं आपको करवाऊंगा,
तो अगर क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि कैलकुलेट नेट इनकम, तो इसका मतलब वो आफ्टर टैक्स आपसे नेट इनकम पूछ रहे हैं। आई गेस सबको आवाज आ रही है? कुछ बच्चे, मैं चेक कर लेता हूँ, आवाज तो आना चाहिए। चलिए, सो सर ये था इनकम स्टेटमेंट में सिंगल स्टेप और मल्टीपल। अब बोर्ड पर आप एक और नई चीज, हम पहले कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, विल सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब देखिए आपके सामने एक मेंशन है नेट इनकम वर्सेस रिटेन अर्निंग। कई बार आपको कंफ्यूजन होगा एमसीक्यूज करते समय, तो बड़े ध्यान से देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े अक्षर में मैंने इस बोर्ड पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि नेट इनकम और रिटेन अर्निंग दोनों अलग चीजें। नेट इनकम का मतलब होता है करंट ईयर की इनकम। कौन सी इनकम? करंट ईयर इनकम, करंट ईयर का प्रॉफिट। और रिटेन का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो इसका मतलब सर अगर हम ऐसा समझें कि हमको क्वेश्चन में 2022 और 2021 दोनों का प्रॉफिट दिया है, यहां आपने 40,000 कमाया, यहां आपने 50 कमाया, तो 2022 के लिए जो आपकी नेट इनकम है वो 50,000 है और टोटल रिटेन अर्निंग आपकी हो गई 90 के। तो सर रिटेन अर्निंग में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आते हैं। रिटेन अर्निंग में कौन से प्रॉफिट आते हैं सर? एक्यूमुलेटेड, करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस। लेकिन नेट इनकम टॉक्स अबाउट ओनली करंट ईयर प्रॉफिट। कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे एडजस्टमेंट दिए होंगे जिसमें पूछेंगे कैलकुलेट नेट इनकम, कैलकुलेट रिटेन अर्निंग, तो आपको ध्यान रखना है कि करंट ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, मींस नेट इनकम। अभी कॉन्सेप्ट और है, आपको ये 5 ट्रांजैक्शन दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं बोर्ड पे, बहुत अच्छे से देख लीजिए। बहुत सारे एमसीक्यूज आपको इसके ऊपर करने पड़ सकते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। द ट्रांजैक्शन नॉट इंक्लूडेड द नेट इनकम, ये वो ट्रांजैक्शन है जो नेट इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाते। सबसे पहला ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपने ऑनर्स के साथ में किया है, लाइक शेयर होल्डर। कंपनी के लिए ऑनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। तो सर शेयर होल्डर्स के साथ में कौन से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं? तो मैं 2 एग्जांपल आपको देता हूं। पहला है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, यार कंपनी के मालिक को आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्या नेट इनकम को कम कर दे? नहीं। तो ध्यान रखिए, डिविडेंड हमेशा रिटेन्ड अर्निंग में से, किस में से माइनस करेंगे आप? रिटेन अर्निंग में से। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शन विद ऑनर, सर डिविडेंड दिया, ऑनर को नेट इनकम में से डेबिट नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, सर कोई एडिशनल कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस करी, नए शेयर इशू किए, यहां नहीं आते, नेट इनकम का पार्ट नहीं है। तो किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन अगर कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के केस में शेयर होल्डर, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स, किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन अगर हम कंपनी के ऑनर के साथ में करेंगे, वो भी यहां पर नहीं आएगा, पहली बात। एरर करेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एरर करेक्शन, इसके 2 एग्जांपल देता हूं। सर एरर करेक्शन नेट इनकम में नहीं आएगा तो कहां आएगा? ये भी रिटेन अर्निंग में आएगा। मतलब सोचिए, आपने डेप्रिसिएशन क्लेम करना था, ये मान के चलिए डेप्रिसिएशन हम 2020 का इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे, और ये मैं ऊपर लिख देता हूं, और हमने 10,000 डेप्रिसिएशन लगाना था, लेकिन बाई मिस्टेक हमसे 1,000 ही लग गया। तो कितना कम लगा? 9,000 आपने शॉर्ट लगाया ना। शॉर्ट कितना है? 9,000 है ना सर। 10,000 हमें डेप्रिसिएशन लगाना था, हमने 1,000 लगाया, 9,000। ये हमें नेक्स्ट ईयर में पता चला। नेक्स्ट ईयर, ये बात थी 2021 की। 2021 में बाई मिस्टेक हमसे 10,000 की जगह केवल 1,000 का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया।
तो बेटा ये जो 9,000 आपने शॉर्ट चार्ज किया है, ये आपको 2022 में आके पता चला, तो क्या 2022 के प्रॉफिट को कम कर दें? तो यहां पे स्पेसिफिकली लिखा एरर करेक्शन, नेट प्रॉफिट में नहीं आते, वो रिटेन अर्निंग, आपको जो ओपनिंग आपकी रिटेन अर्निंग है उसको आपने क्या करना है, कम करना। तो सर और कोई एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस सुना है? कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस तो सुना ही होगा सर। एग्जांपल, आप लास्ट ईयर कैश बेसिस पर अकाउंटिंग कर चुके हैं, तो ध्यान रखिए यूएस गैप जो है ना, गैप, ये बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, गैप अक्रूवल बेसिस को ही फॉलो करता है केवल। 2020 में आपने कैश बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना लिया, बाद में आपको रियलाइज हुआ नहीं यार वो हमें तो अक्रूवल बेसिस पे बनाना चाहिए था, तो उसके कारण कोई भी प्रॉफिट या लॉस में कोई एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं, वो भी आपके रिटेन्ड अर्निंग में से ही एडजस्ट किए जाएंगे नेट इनकम से। किसी प्रकार का एरर करेक्शन नेट प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं होता है, वो किससे होता है? रिटेन्ड अर्निंग से एडजस्ट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। उसके बाद सर अगला है, ये 5 में से 2 अभी हमने डिस्कस किए, ट्रांजैक्शन विथ ऑनर्स, एरर करेक्शन। अब अगर आइटम रिपोर्टेड इनिशियली इन ओसीआई, अभी आपको ओसीआई नहीं पता है कि सर क्या ओसीआई में आता है और क्या ओसीआई में नहीं आता, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि कोई आइटम पहले ओसीआई में थी, उसको हम ओसीआई से ट्रांसफर करके हमेशा रिटेन अर्निंग में लेकर जाते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा जब मैं आपको ओसीआई समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको अंडरस्टैंड नहीं, थोड़ी देर के लिए सिर्फ याद कर लो। 5-7 मिनट बाद में जब आपको ओसीआई समझा रहा हूं तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि सर ओसीआई से जो चीज ट्रांसफर होती है वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर की जाती है। तो क्या लिख रहे हैं? आइटम रिपोर्टेड इनिशियली अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आइटम रिपोर्टेड इनिशियली अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नेट इनकम में नहीं आती। अगला है, कोई रिटेन अर्निंग से हम ट्रांसफर कर रहे हैं। आप सोचिए आपने रिजर्व बनाया, आपने कोई प्रॉफिट पहले से होल्ड करा हुआ था, रोक के रखा हुआ था, आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको यूज करना चाहते हैं, तो क्या लिख रहे हैं? ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम एप्रोप्रिएट रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग से कोई भी चीज कभी भी नेट इनकम में ट्रांसफर नहीं होती। और अब एक वर्ड आ रहा है, इफेक्ट ऑन प्रायर पीरियड ऑफ अकाउंटिंग चेंजेस। क्या लिख रहे हैं? इफेक्ट ऑन प्रायर पीरियड ऑफ अकाउंटिंग चेंजेस। तो इसको भी हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले सर आपको ये तो समझ में आए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग चेंजेस। तो आज के लेक्चर में ही मैं इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आपने सर 2 चीजें याद रखी हैं आपने, कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कोई आइटम पहले थी, उसको हम ट्रांसफर सीधे रिटेन अर्निंग में करेंगे, और अगर कोई प्रायर पीरियड ऑफ अकाउंटिंग चेंजेस, मैं अभी आपको पहले समझाऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग चेंजेस। पहले आपको अकाउंटिंग चेंजेस तो समझ में आए, जब तक आपको अकाउंटिंग चेंजेस समझ में नहीं आएगा आप कैसे समझेंगे कि इफेक्ट ऑन प्रायर पीरियड ऑफ। तो लेकिन इतना अभी ध्यान रखिए कि अकाउंटिंग चेंजेस कहां पर नहीं आते हैं? नेट इनकम में नहीं आते हैं, इसको हम रिटेन अर्निंग से क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते समय बहुत अच्छे से समझना, और मैं आपके यहाँ पे फंडामेंटल्स को ही तो स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने बोर्ड पे 2 चीजें और मेंशन है, एक है ओसीआई और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये बड़े बड़े लिखने का पर्पस ये है कि आप जब एमसीक्यू करें तो इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए। ओसीआई एक अलग इनकम है और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक अलग कॉन्सेप्ट है। फिर से बोल रहा हूं, ओसीआई पूछ रहे हैं तो ओसीआई में क्या आता है उसको अलग समझना है, और ओसीआई और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग।
तो पहले हम समझते हैं कि सर ओसीआई का क्या मीनिंग है। तो जनरली अगर हम बात करें तो ओसीआई का मतलब होता है अनरियलाइज गेन। कौन से? अनरियलाइज गेन। ये बोर्ड पे आपको देखने को मिल रहा है ना, कुछ बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिखा हुआ है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज गेन और लॉसेस। मैं यहां पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं, अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड गेन और लॉस। सारे नहीं, जब हम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि 4 आइटम लिखिए। सबसे पहले फॉरेन करेंसी एक्सचेंज गेन और लॉसेस, पेंशन प्लान गेन और लॉसेस। जब पेंशन टॉपिक को समझेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे कि पेंशन प्लान गेन और लॉसेस क्या होता है। गेन और लॉसेस इन्वेस्टमेंट अवेलेबल फॉर सेल, इसके ऊपर भी ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट हम 3 कैटेगरी पढ़ेंगे, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, हेल्ड टू मैच्योरिटी और अवेलेबल फॉर सेल। और मैंने जानबूझ के आपको बहुत एम्फेसिस दे रहा हूं, देखिए अवेलेबल फॉर सेल ही इसमें आता है ओसीआई में, सारे नहीं आते। तो गेन और लॉसेस ऑन इन्वेस्टमेंट अवेलेबल फॉर सेल, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज गेन और लॉसेस, पेंशन प्लान इन गेन, और गेन और लॉसेस ऑन डेरिवेटिव्स हेज एज ए कैश फ्लो हेज। अब हम है ना हेजिंग में भी 2 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कैश फ्लो हेज और एक पढ़ेंगे हम फेयर वैल्यू हेज। तो कैश फ्लो हेज किस में आएगा? ओसीआई। तो ये 4 आइटम के अलावा एज पर यूएस गैप बाकी सारे प्रॉफिट्स ओसीआई में नहीं, नेट इनकम में आते हैं। ओसीआई का मतलब है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो कि आपका मेन रेवेन्यू सोर्स नहीं है। तो ओसीआई में केवल ये 4 बातें ध्यान रखो सर, फॉरेन करेंसी, पेंशन प्लान, कैश फ्लो हेज और गेन ऑन लॉस ऑन दी अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट। इन 4 के अलावा किसी भी प्रकार का चाहे रियलाइज गेन हो चाहे अनरियलाइज गेन हो, वो नेट इनकम में आएगा। तो अभी कुछ चीजें मैं आपको मगअप करा रहा हूं, क्योंकि जब मैं ओसीआई चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझना है। तो एक बात और, ओसीआई और नेट इनकम दोनों अलग अलग है। नेट इनकम और ओसीआई दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखना, नहीं तो दोनों को आप सेम समझ लो। तो ओसीआई अलग कॉन्सेप्ट है, नेट इनकम। ओसीआई में ये चारों चीजें आती हैं, बस ये चारों चीजों को देख लो। इसके अलावा जितने भी प्रॉफिट्स हैं करंट ईयर के, वो नेट इनकम का पार्ट है। तो अभी तो हम सर ये डिस्कस कर रहे थे कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वर्सेस ओसीआई। तो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि सर ओसीआई का मतलब है वो 4 आइटम, कौन कौन सी? पेंशन, कैश फ्लो हेज, अवेलेबल फॉर सेल वाले इन्वेस्टमेंट, और एक चौथा क्या था? पेंशन प्लान, है ना, ये पेंशन प्लान, कैश फ्लो, फॉरेन एक्सचेंज, और ये 4 ओसीआई में आते हैं। इसके अलावा सारे किस में आते हैं? नेट इनकम। और सर कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब है, बस समझ लेना। मैं अब आपसे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जस्ट इसके बाद मैं अब आपसे एमसीक्यू कराऊंगा, तो आपको और बेटर आइडिया लगेगा इन्हीं चीजों से रिलेटेड। सर ओसीआई प्लस नेट इनकम दोनों को जोड़ दिया जाए ना, वो बनता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या बोला सर आपने? कि ओसीआई प्लस नेट इनकम, मैं अलग कलर से लिख देता हूं, ओसीआई प्लस नेट इनकम। समझ लो इन चीजों को, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। पता चले क्वेश्चन में आपसे ओसीआई पूछ रहे हैं और आप कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या? अदर ये है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या चीज आ जाती है? ओसीआई प्लस नेट इनकम। और ओसीआई का फुल फॉर्म क्या? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो सर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब ओसीआई प्लस नेट इनकम, और ओसीआई का मतलब वो 4 इनकम के बारे में जिसमें हमने डिस्कस किया। तो अगर क्वेश्चन आपसे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूछ रहा है तो केवल ओसीआई के ऊपर फोकस नहीं करना है, नेट इनकम प्लस ओसीआई चारों। मतलब मैं आपसे पूछूं कि हमने कोई फॉरेन एक्सचेंज गेन कमाया 40,000 का, और हमने एक प्लांट, हमने हमारा गुड्स बेचा, उसके ऊपर हमको प्रॉफिट हुआ 20,000 का, तो 20,000 हमारी नेट इनकम और ओसीआई 40, तो 40 + 20 = 60 हमारी होगी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंप्राइजेस टू थिंग्स, ओसीआई प्लस नेट इनकम एंड ओसीआई ओनली फॉर थिंग्स। ये बात आपको ध्यान रखना है। और सर एक और बात, नेट इनकम में भी कुछ डिफरेंसेस हमने पढ़े। रिटेन अर्निंग एक अलग कॉन्सेप्ट है और आपका करंट ईयर का प्रॉफिट एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो इन सारी चीजों के बेसिस पर अब मैं आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है सीधे सॉफ्टवेयर से करवाता हूं। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि सर क्या इन छोटी छोटी बातों के ऊपर भी हम एमसीक्यू कर सकते हैं। अभी हमने एक रिटेन अर्निंग को समझा, हमने सर ओसीआई को समझा, हमने सर सिंगल स्टेटमेंट को समझा, हमने मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट को समझा। और देखते हैं कि आप इनके बेसिस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने उन जो कॉन्सेप्ट को हमने समझा उसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, द फॉलोइंग डेटा वर अवेलेबल फ्रॉम मिथ कंपनी रिकैप। आपसे केवल और केवल उन्होंने पूछा है द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द ईयर वाज, और ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूं, इसके पहले भी पूछ चुका हूं पहले डे पर, कि सर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सी कह रहे हैं, सी, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर ये सी होना चाहिए इसका आंसर। चलिए देखते हैं। तो सर सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग दी हुई है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालें सर। हमें यहां आपको दिया है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कि सर हमने ड्यूरिंग द ईयर माल बनाया है 5,20,000 का। 5,20,000 का अगर मेरे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और लास्ट ईयर का माल मेरे पास पड़ा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, जिन बच्चों को नहीं बन रहा उनके लिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि सभी के आंसर नहीं आए। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है 1,20,000, पहले भी पूछ चुका हूं मैं, तो ये ऐड कर दिया कि लास्ट ईयर का माल बचा था, लेस कर दें क्लोजिंग स्टॉक। तो सर क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, -1,10,000। तो 120 प्लस करना है, 110 माइनस करना है, मतलब 5,30,000 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो सभी के आंसर आने चाहिए थे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट ने 5,20,000 बोल दिया। क्यों बोल दिया है वो मुझे समझ में नहीं आया, कि ओपनिंग हमारे पास 520 पड़ा है, 520 प्लस 120 हो गया 640 माइनस 1,10,000। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल के आ गया सर, ये तो निकल के आ गया सीओजीएस। अब मैं आपसे पूछता हूं सीओजीएस में से में अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को एड ऑन कर दें क्या आ जाएगी बताइए। अगर सीओजीएस में हमने यहाँ पे 5,30,000 में हमने ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दिया, इस 20,000 को करके ऐड करके आप इसको क्या बोलेंगे, इस 5,50,000 का नाम क्या होगा सर, इसको हम बोलेंगे सेल्स। ये हमारी क्या कहलाएगी, सेल्स। तो ये हमारी सेल्स हो गई सर 5,50,000। तो हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला बना लिया ना सर, सीओजीएस प्लस जो जीपी इज इक्वल टू सेल्स, या सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कौन से स्टेटमेंट में आपको शो करना होता, अगर आपसे पूछा जाए ग्रॉस प्रॉफिट कौन से फॉर्मेट में आएगा। अभी आपने सुना ना लेक्चर, किस फॉर्मेट में हम कौन से इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट को शो करते हैं, तो मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट। इस बात को याद रखना, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट को आप कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ये काम की बात है। आज का लेक्चर आपको इनकम स्टेटमेंट में बहुत कुछ बताने वाला है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, कुछ एमसीक्यूज हमने जो करने हैं। अभी मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बताया, आपके सामने क्वेश्चन है कंपनी रिपोर्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑफ 31 दिसंबर।
और आपको क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट अमाउंट शुड कंपनी रिपोर्ट एज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा अभी जस्ट 5-7 मिनट पहले। क्या आप इतने केपेबल हैं कि उसका आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते? मैं देखना चाहता हूं। मैंने साइज भी बड़ा कर दिया है कि अगर आप किसी को नहीं दिख रहा हो। व्हाट अमाउंट शुड कंपनी रिपोर्ट एज ए कॉम्प्रिहेंसिव। ध्यान रखिए, अभी मैंने आपको बताया है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग कॉन्सेप्ट होता है और वो कॉन्सेप्ट अलग होता है। बस अब आपकी अटेंशन कितना है। लाइव लेक्चर अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आपका अटेंटिव माइंड है कि नहीं है। 8 लाख की सेल दी हुई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है और अनरियलाइज होल्डिंग गेन लिखा है वहां ऑन अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटी, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो मुझे तो सारे बच्चों के आंसर चाहिए। तो अभी आपको बताया था कि सर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब होता है नेट इनकम, नेट इनकम प्लस दोनों बताया ना मैंने आपको। ये साइज बड़ा कर लेते। तो सर नेट इनकम प्लस ओसीआई। तो क्वेश्चन में अगर आपसे देखिए, मैंने जानबूझ के यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूछा। इसका मतलब नेट इनकम प्लस ओसीआई दोनों आएगी। तो नेट इनकम पहले निकालें, 8 लाख माइनस 6 लाख, ये क्या आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है ना। तो क्योंकि सीओजीएस माइनस करते हैं तो 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो बेटा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने माइनस किए 90,000। तो ये वाला तो ओसीआई है और ओसीआई नेट इनकम में नहीं आता। तो आपका नेट इनकम तो आ गई सर, नेट इनकम आ गई हमारी 2 लाख माइनस 90,000 हो गया 1,10,000। और ओसीआई क्वेश्चन ने आपको दिया हुआ है, तो ओसीआई कितना दिया हुआ है 30,000। तो इसका मतलब सर हमारी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो बाकी बच्चे जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हैं, पहले तो वो ये सोचें कि आंसर तो सबके आने चाहिए। ऐसा तो कुछ अलग मैंने बताया नहीं। अभी फिर से बता रहा हूं, नेट इनकम में अगर अकेले क्वेश्चन ओसीआई पूछता तब आंसर क्या होता। चलिए मैंने आपसे पूछा, अगर ओसीआई पूछते तो सर केवल आंसर हमारा 30,000 हो जाता, क्योंकि फिर वहां पर आपको केवल और केवल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बात कर रहे थे। तो ये ध्यान रखना, ओसीआई विल बी 30,000। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो आएंगे आपको, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ी है। अब आप इसमें से ओसीआई पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते? इसमें पूछ रहे हैं 4 ऑप्शन है, ये 4 आइटम आपके पास दी है। अब मुझे आपने बताना ए बी सी डी की, इसमें से थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं क्योंकि वो एक्सेल के बाहर जा रहा है। आप मुझे बताइए इसमें से कौन सी चीज ओसीआई है। वो पूछ रहे हैं ओसीआई क्या है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव। उन्होंने केवल क्या पूछा, ओसीआई। तो आप बताइए इन 4 में से आप आइटम पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते? मैं वेट कर रहा हूं कि जो भी सारे बच्चे लाइव अटेंड कर रहे हैं उस बात का आंसर दें। कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। सर्टेन फॉरेन करेंसी आइटम, अनरियलाइज गेन, लॉस, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटी लिखा है वहां पे, पहले पॉइंट में लिखा इक्विटी सिक्योरिटी, क्या वो होना चाहिए? दूसरे पॉइंट में लिखा ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट, डिस्पोजल ऑफ सेगमेंट ऑफ बिजनेस। तीसरा लिखा है
डेरिवेटिव्स डेजिग्नेटेड क्वालिफाइंग फॉरेन करेंसी हेज इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने आपको यहां पर बताया था वो अवेलेबल फॉर सेल होना चाहिए। अगर आपने अभी जो स्लाइड देखी थी बोर्ड के ऊपर, तो उसमें मैंने क्या मेंशन किया हुआ था, अवेलेबल फॉर सेल, और अवेलेबल फॉर सेल इक्विटी में नहीं, वो डेट इंस्ट्रूमेंट में होता है। तो ए इसका आंसर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है सी। कैश फ्लो हेज कई बार आपको मेंशन करके नहीं भी दिया जाए, ये इसलिए नहीं क्योंकि यहां पे इक्विटी सिक्योरिटी दी है, और वो जो था अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल, वो किसके लिए है, डेट सिक्योरिटी के लिए। ध्यान रखना, अगर डेट सिक्योरिटी मतलब लोन हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उसको हम क्या करते हैं, उस आइटम को हम क्या मानेंगे, ओसीए में क्लासिफाई करेंगे। बाकी सारी जो आइटम होती है उसको आप कहां डाल देंगे सर, नेट इनकम में डाल देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं। ये आप बता पाएंगे डेफिनेटली, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी स्टूडेंट गलत देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट, वर्ड के ऊपर फोकस करना है यहां पे, नॉट। जल्दबाजी में कुछ बच्चे अभी भी देखो पूरा आंसर बच्चों का नहीं आ रहा है। जितने स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं, तो सर सीधे आपने ये तीनों बताया था, फॉरेन करेंसी, ये भी आएगा। यहाँ तो साफ लिखा है कैश फ्लो, नॉट वर्ड को यहाँ पे बोल्ड कर दिया, एग्जाम में बोल्ड नहीं होगा, ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा इनफ्रीक्वेंट ऑकरेंस गेन फ्रॉम एक्सटिंग्विशमेंट। मैंने वो चार आइटम जो बताइए उसी के ऊपर फोकस करना है बस, और किसी बात के ऊपर फोकस नहीं करना। तो डी क्यों बोल रहे हैं, डी जो बोल रहे हैं ये तो बिल्कुल आएगा ना उसी में, अनरिलाइज होल्डिंग गेन फ्रॉम अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटी, ये तो ओसीआई का पार्ट है। वो क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट क्लासिफाइड एज ए अदर कॉम्प्रिहेंसिव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी आइटम ओसीआई का पार्ट है, कौन सी आइटम ओसीआई का पार्ट नहीं है। अभी एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे, कुछ क्वेश्चन कराने हैं मैंने आपसे, कि जो कॉन्सेप्ट आपने समझा, ये स्क्रीन पे गोदागादी ना करें, जिनने करी है वो उसको डिलीट कर दें पहले, फिर से पेशेंस के साथ में क्लास को अटेंड करें। किसने किया है ये, अरे कैसे हटती मुझे तो आइडिया नहीं है। अगला क्वेश्चन, वो चलिए वो बाई मिस्टेक मैंने बटन दबा दिया है यहाँ पे, चलो मैंने तो गलत पे दबाया है, आप सही बताओ क्या सही होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूड्स, बहुत ही आसान आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, अभी आपको समझाया गया है, अभी थोड़ी देर पहले, इसके बाद भी सोचना पड़ रहा है। अरे सर सीधा बताया था अपनी कॉम्प्रिहेंसिव में ओसीआई, तो ये ओसीआई है, ये नेट इनकम है। अब ऐसा लिख के थोड़ी देंगे ये अनरिलाइज होल्डिंग इन ओसीआई में, तो यस यस वुड बी द आंसर। तो हम जो फंडामेंटल समझ रहे हैं वो आपके फंडामेंटल इस तरीके से इंप्रूव किए जाएंगे कि आपको एमसीक्यू करने में कोई इशू ना आए। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना सीखें। चलिए कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अगेन आपके सामने एक और क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर वही स्टूडेंट दे पाएगा जिसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, और मुझे बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर आपको।
कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज बेस्ट डिफाइंड एज, चार ऑप्शन आपके सामने अगेन है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ब्लाइंड गेम खेलेंगे, अरे बेटा मैंने आपको बताया कि सर ओसीआई और नेट इनकम दोनों आते हैं, तो क्या एलिमिनेशन टेक्निक, इस क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन टेक्निक से, तो सर यहाँ पे तो केवल नेट इनकम वर्ड लिखा है और ओसीआई के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो ये तो हो नहीं सकता। और द चेंजेस इन द नेट असेट्स फॉर द पीरियड इंक्लूडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द ओनर, क्या कंपनी के मालिक ने कोई पैसा लगाया वो नेट इनकम का पार्ट हो? अभी बोर्ड में समझाया था मैंने आपको कि नेट इनकम में क्या क्या चीज नहीं आती है। कंट्रीब्यूशन बाय ऑनर्स नहीं आता है, तो जब नेट इनकम में नहीं आता है तो फिर वो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी नहीं आएगा, तो बी भी नहीं हो सकता। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर तो केवल नेट इनकम होता है, ओसीआई, तो सी भी नहीं हो सकता, तो लास्ट बचा। अब ये आंसर तो सही है, लेकिन लॉजिक भी तो समझे सर, लॉजिक क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला था, नेट चेंज, नेट एसेट, नेट चेंजेस इन एसेट्स एक्सक्लूडिंग ऑनर ट्रांजेक्शन। आप मुझे बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मान के चलिए यार शुरू में मेरे पास एसेट्स थी 10,000 की, एसेट्स का जो बैलेंस था मेरे पास 50,000 का था। अब क्लोजिंग बैलेंस 70,000 का हो गया, मतलब नेट चेंज क्या हुआ, नेट चेंज 20,000 का हुआ ना। तो ये 20,000 का चेंज किन किन कारणों से, मैंने कोई ना कोई इनकम कमाई हुई। तो इनकम दो चीजों से होती है, एक तो होती है नेट इनकम से प्लस ओसीआई, तो इसीलिए तो वो बोल रहे हैं नेट चेंजेस, नेट असेट्स में चेंजेस। तो 50,000 से वो चीज 70,000 हो गई, मतलब 20,000 से आपकी एसेट्स में नेट चेंजेस आया। इसका मतलब इनकम में नेट इनकम प्लस ओसीआई दोनों। तो आप जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अभी तक आपने क्या क्या सीखा मुझसे, हमने बार बार बात करी सर रिटेन्ड अर्निंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हमने बात करी सर नेट इनकम एक अलग कॉन्सेप्ट है, ओसीआई एक अलग कॉन्सेप्ट है, और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग कॉन्सेप्ट। ये चार बातों के ऊपर हमारा पूरा फोकस है, रिटेन्ड अर्निंग, नेट इनकम, ओसीआई और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब रिटेन्ड अर्निंग मैंने बता दिया आपको, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और नेट इनकम और ओसीआई, ध्यान रखिए ओसीआई में कौन से प्रॉफिट, वो चार, वो क्या है, अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस। और इन दोनों का जो टोटल है नेट इनकम प्लस ओसीआई, नेट इनकम प्लस ओसीआई, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब एक कॉन्सेप्ट और आपको सीखने को मिलेगा, एओसीआई। सर ये चार हमने जो आज है ना, यूएस गैप के अकॉर्डिंग हम समझ क्या रहे हैं, यूएस गैप के अकॉर्डिंग इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स के बारे में समझ रहे हैं, जो भी इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है एओसीआई। एओसीआई का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड ओसीआई, कि आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसको हमने क्या कर दिया, एक्यूमुलेट कर दिया। मतलब करंट ईयर की ओसीआई प्लस प्रीवियस ईयर की ओसीआई।
तो क्वेश्चन में कई बार आपको ऐसे दिया जाएगा, ए ओसीआई का मतलब है करंट ओसीआई प्लस प्रीवियस ईयर ओसीआई। सर 2020 में भी तो ओसीआई, 2020 में प्रीवियस ओसीआई हो सकती है, और करंट ईयर 2021 से मान के चलो, यहाँ पे हमने 30,000 कमाया, यहाँ हमने 20,000 कमाया, तो इन दोनों का जो टोटल है 50,000, दिस इज योर एओसीआई। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत हो जाओ एग्जाम में कि वो क्या पूछ रहे हैं। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने सीखा। अब मैं आपको बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज इक्वल टू, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि सर इसके ऊपर बार बार फोकस करते थे, नेट इनकम प्लस ओसीआई। अब मैं आपको एक मतलब बता रहा हूं, नेट इनकम में भी दो चीजें आती हैं। एक आता है इनकम फ्रॉम कॉन्टिन्यू ऑपरेशन, और एक आएगा इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। ध्यान से सुन लो, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, जरा सा भी आपका कॉन्सेप्ट से हल्का सा भी माइंड हट गया ना, आप भूल जाओगे। नेट इनकम मिल में भी दो चीजें आती हैं, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। और अपने पास जब इस वीडियो को दोबारा देखो तो ये बात लिख लेना। क्या बात लिख लेना सर? ये दोनों ओसीआई में नहीं आते। इनकम फ्रॉम कंटिन्यू और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू इज नॉट एन ए पार्ट ऑफ ओसीआई। किसका पार्ट नहीं है? ओसीआई का पार्ट नहीं है। या लिख दूं, हिंदी में लिख दूं, ये ओसीआई का पार्ट नहीं है। अब सर हमें कॉन्टिन्यू वर्सेस डिसकंटिन्यू को समझना है, तो हम डिसकंटिन्यू को समझेंगे। इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, बहुत ध्यान से समझना, आपके एमसीक्यू गलत हो जाएंगे अगर आपने इसको गलत समझ लिया। इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में दो चीजें आती हैं। पहली चीज, कोई सेगमेंट ऑफ बिजनेस को आपने डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया, तो उसका प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट और लॉस। ध्यान से समझिए, क्या बोल रहे हैं सर आप कि आपने कोई सेगमेंट ऑफ बिजनेस डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया हो, उसका प्रॉफिट और लॉस। एग्जाम्पल, आपका एक बिजनेस है, स्पोर्ट्स क्लब चलाते हो आप, एक क्रिकेट का क्लब है, आपकी कंपनी का नाम है AKPIS स्पोर्ट्स क्लब प्राइवेट लिमिटेड। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो जाए। AKPIS एजू, हमारी कंपनी के एग्जांपल ले लेते हैं, एजू प्राइवेट लिमिटेड। हमारे बहुत सारे कोर्सेस हैं, एक है CPA, एक है USCMA, इनरोल्ड एजेंट, CIA, और एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी पढ़ाते हैं, इंडियन। ये सारे फॉरेन है ना, इंडियन कोर्स, ये CA लिख लिया हमने, चार्टर्ड अकाउंट। अब इन सबकी क्लासरूम अलग अलग है, इनके टीचर्स वगैरह सब अलग अलग है, सबका बिजनेस हमारा अलग अलग। हमने इसमें लेट से 50 लाख का प्रॉफिट कमाया पहले साल,
यूएससीए में हमने 75 कमाया, ईए में हमने 30 कमाया, सीए में हमने सीआईए में 25 कमाया और सीए फाइनल में हमने 10 कमाए। अब मैं जब बोर्ड मीटिंग में बैठा, मैंने देखा कि यार इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है मेरा, लंबा कोर्स है, 16 सब्जेक्ट हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। एक काम करते हैं यार, इसके बिजनेस को ही डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इसके ये रेड कर दिए। अब आपको आंसर देना है कितना मेरा कंटिन्यू ऑपरेशन से प्रॉफिट है और कितना डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से। आपसे पूछा जा रहा है, आंसर आपको ही देना है। गिव मी माय आंसर। बंद कर दिया हमने बिजनेस, कितना डिसकंटिन्यू कितना कंटिन्यू, आपसे एमसीक्यू पूछा हमने। टोटल लगाते आपको आते ही होगा 50 और 75, 125, 125 और 25, 150, 180, 180 इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन, ये लिख दिया। और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू हो गया 10। लेकिन अल्टीमेटली नेट इनकम कितनी है? मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा ना, नेट इनकम तो 190 चाहिए सर, बस उस नेट इनकम में दो फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिए गए, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन वर्सेस इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी कि सर दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही है। अब मैं आपसे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में और चेंज कर रहा हूं। मान के चलो मैंने ये डिसीजन बीच में लिया, 30 जून को लिया। कब लिया ये डिसीजन? 30 जून को, ये लिख दे रहा हूं ना डेट को, 30 जून को लिया कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बिजनेस अभी नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी से लेके 30 जून तक 6 महीने तक मेरा प्रॉफिट था 3 लाख, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक मेरा प्रॉफिट था 7। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये टोटल डिस्क्रिप्शन का बाइफर्केशन कर दिया मैंने 7 और 3 10 का, कितना कंटिन्यू कितना डिसकंटिन्यू, फिर से आपको आंसर देना सोचकर। और यही पॉइंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आपने गलत समझ लिया। आंसर आपका वेट कर रहा हूं। सर 50, 75, एक 25 और 25, 150, 180, तो ये तो है। अब डिसकंटिन्यू यहां किया तो क्या कंटिन्यू 183 माने और डिसकंटिन्यू 7 माने सर? तो एक बात ध्यान रखिए, लास्ट डे पर भी आप डिसीजन ले लो ना कि इस बिजनेस को हम डिसकंटिन्यू करके बेच रहे हैं, पूरा का पूरा प्रॉफिट डिसकंटिन्यू माना जाएगा। अगेन मेरा डेट इंपॉर्टेंट, ईयर में किसी भी दिन डिसकंटिन्यू कर दो, पूरे ईयर का वो प्रॉफिट डिसकंटिन्यू हो जाता है, क्योंकि वो बिजनेस डिसकंटिन्यू। ऐसा नहीं बोल सकते कि 30 जून तक बिजनेस कंटिन्यू था और उसके बाद बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, तो 30 जून तक का जो प्रॉफिट है वो 183 में डाल के इसको कंटिन्यू दिखा दो, बाकी 7, ऐसा नहीं होता। तो अगेन ध्यान रखना है कि सर लास्ट डे पर भी, तो इसका मतलब सर आप हमें बार बार ये बोल रहे हो कि सर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नेट इनकम। इसको ओसीआई में मत डाल देना, ओसीआई में मत डाल देना, गलती कर जाओगे। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए जमाने की उल्टी सीधी लैंग्वेज बोलेगा, फॉरेन करेंसी लॉस, अर्थक्वेक लॉस, इनफ्रीक्वेंट लॉस, अनयूजुअल लॉस। लेकिन आप एक बात पे टिके रहना कि चाहे अनयूजुअल हो, इनफ्रीक्वेंट हो, ये सब नेट इनकम का पार्ट है सर। ओसीआई में तो हमने रट्टा मार लिया ना सर, वो 4 आइटम जो बताई उसके अलावा सारी इनकम नेट इनकम में डाली। अब क्वेश्चन कई बार पूछ रही सर डिसकंटिन्यू, तो डिसकंटिन्यू में पहली बात बताई कि सेगमेंट डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। सेगमेंट मतलब, सेगमेंट का मतलब होता है कोई लाइन ऑफ बिजनेस, कोई बिजनेस का पार्ट, कोई सिंगल एसेट की बात नहीं कर रहा हूं। या आपने उस बिजनेस को हेल्ड फॉर
डिस्पोजल कर दिया। इधर तो मैंने एक्चुअल में डिस्पोज ऑफ कर दिया था, ये मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के बिजनेस को बोला बंद कर दो। मैंने यहाँ पे कंपनी की बोर्ड मीटिंग बुलाई, बोली यार अपन है ना अगले साल से बंद कर देंगे, अभी इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई कि यार आप इस बिजनेस को नहीं करेंगे। मतलब मैंने अपने टीचर फर्टर्निटी को बुलाया, बोले यार सब चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाते हो आप, यार इंटरनेशनल कोर्सेज की आजकल वैल्यू ज्यादा हो गई, अगले साल से सीए कोर्स नहीं पढ़ाएंगे अपन, सारे इंटरनेशनल कोर्स पढ़ाएंगे। ये डिसीजन मैंने 2022 में ले लिया, तो 2022 भले मैं बिजनेस अगले साल बंद कर रहा हूं, पर मैंने हेल्ड फॉर डिस्पोजल तो कर दिया, तो भी इस बिजनेस को हम डिसकंटिन्यू में दिखाएंगे। तो बेटा डिसकंटिन्यू में केवल ये दो बातों के ऊपर फोकस करना, सेगमेंट को या तो डिस्पोज ऑफ कर दिया हो या हेल्ड फॉर डिस्पोजल कर दिया, तो उसका प्रॉफिट और लॉस डिसकंटिन्यू में आता है। डिसकंटिन्यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ नेट, ओसीआई का पार्ट नहीं है। लेकिन सर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का तो पार्ट है ना। हाँ सर, क्यों बेटा? क्योंकि सर कॉम्प्रिहेंसिव में तो दोनों ही आ जाते हैं, नेट भी आ जाता है और ओसीआई भी आ जाता है। अब मैं देखता हूं कि आप मेरी इन बातों को सुनते हुए एमसीक्यू कितने अच्छे से परफॉर्म करते हैं। मेरा कंसर्न आपको एमसीक्यू में मास्टरी कराना है। इस लाइव बैच का पर्पस ही यही है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ज्यादा बेटर तरीके से क्या कर सके, प्लान कर सकें। जब आप अपने क्वेश्चन बैंक को करने जाएंगे तो आपको इन चीजों के ऊपर ही फोकस करना है कि सर अब देखते हैं, आपने सुना है कि समझा है। लैंग्वेज पे आपको काम करना है। अगेन मैं बार बार बोल चुका हूं कि लैंग्वेज आपको इंप्रूव करनी है, लैंग्वेज इंप्रूव करना आपका टास्क है। समझा मैंने आपको दिया। चलिए पहला क्वेश्चन आपका आंसर मैं आपका वेट कर रहा हूं। उनतीस से 30 सेकंड ले चुके हैं आप। कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे, मतलब लैंग्वेज कमिंग, लैंग्वेज में आप फेल हो रहे हैं। मैंने तो आपको अपनी हिंदी लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, सारे बच्चे लैंग्वेज में फेल हो गए इस क्वेश्चन में। इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजेक्शन दैट इज इनफ्रीक्वेंट in occurrence and unusual in nature should be presented separate as a component of income from continuing operation when the transaction result gain और लॉस। क्या गेन को अकेले प्रेजेंट करते हैं या लॉस को भी प्रेजेंट करना है? अरे चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन का पार्ट। मैंने ये तो नहीं बोला कि ओनली गेन, आई हैव नॉट, इनकम और लॉस, गेन और लॉस दोनों ही कंटिन्यू ऑपरेशन का पार्ट है। वो मटेरियल और इनफ्रीक्वेंट है तो क्या हुआ? हमने ये तो नहीं बोला ना मटेरियल, मैंने आपको जब अभी समझाया कि सर इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू तो ये दोनों आते हैं ना, बाकी कंटिन्यू, तो चाहे कंटिन्यू में चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, दोनों आएगा। मैं अभी आपको केवल इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन कराना चाहता हूं, जो मैंने अभी, क्योंकि हमारा मेन क्लास नहीं है। चलिए अब रेवेन्यू आप बता पाते हैं, क्योंकि इसमें डिसकंटिन्यू ऑपरेशन आ गया। अब आपसे क्या पूछा है? टोटल रेवेन्यू।
in the revenue section of the year 3 income statement, bear should have reported total revenue. अब आपको समझना है कि एक तरफ तो आपको उन्होंने इंटरेस्ट दे दिया, गेन ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल दे दिया, आंसर आपको एग्जाम में भी कोशिश करना है। 3 मिनट 4 मिनट तो आप लगा चुके हैं, पता है। मैं पॉज कर देता हूं, आप सोचो, मैं आपसे सोचवाना चाह रहा हूं। टेक्निकल था सर। हम यहां पर ये 2,13,900 में हमने केवल इसको बाहर कर दिया, ये 18 और 6 12। ध्यान रखिए, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हमेशा नेट ऑफ टैक्स प्रेजेंट किया जाता है, मतलब हमने 12,000 का गेन जोड़ा हुआ है। देखो ये 18 के ऊपर जो 6 टैक्स है ना, ये डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के ऊपर ही टैक्स है, तो 18 में से 6 के 12। तो ध्यान रखिए, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन जो है वो कभी भी नेट रेवेन्यू का पार्ट नहीं होगा, ये लिख लेना पॉइंट। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन इज नॉट इन अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू। तो हमने 12,000 को सीधे क्या कर दिया है, बाहर कर दिया। अब एक और टेक्निकल क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन। नीचे से कई बार जब आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नीचे से शुरू करोगे, इनकम स्टेटमेंट शुड रिपोर्ट एज ए नेट इनकम। मैं आपको अगेन मौका दे रहा हूं 1-2 मिनट का, मैं फिर से इसको पॉज कर रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन में आपको सबसे पहले नेट इनकम गिवन है 74,100। हाँ सर गिवन है। The auditor raised question about the following amount that had been included in the net income. मतलब ये आइटम इस ऑलरेडी इसमें जुड़ी हुई। अब आपको सोचना है कि क्या इसको इसमें जोड़ना चाहिए या नहीं इंक्लूड करना चाहिए, क्वेश्चन सिर्फ यही है। अनरियलाइज होल्डिंग लॉस ऑन अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटी, क्या ये नेट इनकम में आता है, यस और नो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नेट इनकम का पार्ट है अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटी? अभी पढ़ा सर आपने, अभी बताया ये सर ओसीआई का पार्ट है, तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। देखो इसमें इंक्लूडेड है तो इसको अब हटाना पड़ेगा। और बेटा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम थोड़ा सा एक्सेल खोल लेते, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे तो 2 सेकंड में समझ में आ गया। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहां लिख रहा हूं नेट इनकम कितना दिया है सर, 74,100, ये लिख लिया आपने। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। अब ये अनरियलाइज होल्डिंग लॉस है, ये इसमें इंक्लूडेड है। क्या लिखा, अनरियलाइज होल्डिंग लॉस। तो लॉस के कारण इनकम कम होती है, अब हमको इससे एक्सक्लूड करना है ना इसको, तो इसमें क्या कर देंगे, इसको इस लॉस को एक्सक्लूड करना है तो ऐड कर देंगे ना, एक्सक्लूड करना, क्योंकि लॉस ऑलरेडी इसमें से माइनस होके आ रहा है, जबकि वो इसका पार्ट ही नहीं नेट है, वो तो ओसीआई का पास है। तो लॉस ऑफ लॉस एडजस्टमेंट जो हम सिर्फ लिख ले रहे हैं, बट क्योंकि एग्जाम में लिखना तो है नहीं ना आपको, यहाँ पे ऐड कर दो सर, कितना 5400, ये ऐड कर दिए। चलिए, गेन इन अर्ली रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड पेबल, गेन लिखा, गेन वर्ड लिखा है, क्या ये नेट इनकम का पार्ट है या नहीं है? मैं आपसे यस और नो पूछ रहा हूं बस, कि ओसीआई का पार्ट है ये, इट इज अ पार्ट ऑफ नेट इनकम, और उसी में आपका पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सर ये अगेन नेट इनकम का ही पार्ट है, हमने ओसीआई में तो ये पढ़ा ही नहीं ना, ये कहां पढ़ा है कि गेन वेन ऐसा कुछ लिखा था? ओसीआई में तो 4 आइटम है। तो सर जब ये उसी का पार्ट है और उसमें इंक्लूड है तो इसको कुछ नहीं करो। यार ये बोल रहे ना ये इंक्लूड है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो एज इट इज। प्रायर पीरियड एरर, बोर्ड पे बताया था ना 5 आइटम, उसमें एक वर्ड मैंने आपको बताया था, एरर करेक्शन। बताइए एरर करेक्शन क्या नेट इनकम का पार्ट होता है? पूछा क्वेश्चन है, नेट इनकम है, क्या नेट इनकम में आता है? सर नेट इनकम में नहीं आता है, वो आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो रिटेन अर्निंग का पार्ट है। तो 7500 का जो माइनस है तो इसको भी एक्सक्लूड कर दो, मतलब एरर करेक्शन को भी यहां पे क्या कर दो,
प्लस कर दो। लास्ट मैं आपसे पूछता हूं, इसका क्या करें? लॉस फ्रॉम फायर, ये फ्लावर नहीं फायर है, अब आपको आंसर देना है। ये 14,000 इज ए पार्ट ऑफ नेट इनकम और ओसीआई। सर ये भी पार्ट ऑफ इनकम ही, क्योंकि आप बोल चुके हो चाहे अनयूजुअल किसी भी प्रकार का, वो चार आइटम के अलावा सारी चीजें नेट इनकम का पार्ट होती है, और लॉस लिखा है तो कुछ नहीं करने का। तो सर ये दोनों चीज को जोड़ देने का है क्या? बस इन दोनों को जोड़ो। और देखो कि क्या आपका कॉम्बिनेशन, एजुकेशनल गैस भी किया जा सकता है। 87,000 है आंसर में कहीं? हाँ है सर। द करेक्ट आंसर, अप्रोच सही होनी चाहिए। मतलब आपने यहां पर देखो कॉन्सेप्ट, ये चीजें आपको सीखना, जो मैंने आज आपको बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तब आप मुझे इसकी फोटो खींच के भेज दो कि सर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ऐसे 10,000 क्वेश्चन, कितने हैं? 10,000 क्वेश्चन बुक्स में दिए, और 10,000 क्वेश्चन में से अगर अभी 450 स्टूडेंट है, हजार हजार सब भेज दे मेरे को, तो 40,000 हो जाएंगे क्वेश्चन सबके। अगर तो फोटो खींचने से कुछ नहीं होना है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना। कई बच्चे डाउट्स में ये फोटो खींच के भेज देते, सर एक्सप्लेन दिस। मैं तो एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि ये कॉन्सेप्ट आपको आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट कर। अभी हमने देखो इस क्वेश्चन को पूरा क्या समझा सर, ये 74। और देखो छोटी छोटी लाइन इंक्लूड्स, मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूं। ये लिखा इंक्लूडेड इन नेट इनकम, और साफ लिखा है कि अनरिलाइज होल्डिंग इज अवेलेबल। इंक्लूडेड है मतलब जो यहाँ पे अब ये लॉस है ना, तो इन तो लॉस से इनकम कम होती है, लॉस के कारण इनकम कम होती है, तो हमको एक्सक्लूड करना, तो मैं हमारी इनकम को बढ़ा दिया। सर ये तो नेट इनकम का ही पार्ट था, इसको छोड़ दिया। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेट इनकम। और ये था प्रायर पीरियड, तो मैंने आपको वो बताई थी ना शीट। कौन सी शीट सर? जिसमें मैंने अभी आपको बताया था, जब बोर्ड पे मैं सॉल्व कर रहा था, जो शीट के ऊपर मैं लिख रहा था, कि जिसमें मैंने आपको चार आइटम के बारे में बताया था ना, वो एरर करेक्शन, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, चेंजेस इन अकाउंटिंग। अभी वो हम अगले सेगमेंट में लेंगे कि सर व्हाट विल बी द चेंजेस इन अकाउंटिंग। चलिए एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और करते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट इनकम स्टेटमेंट वाले पार्ट पे ही करना है आपको। मैं तो अभी आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूं, और फिर आपको टारगेट दिया जाएगा कि आपने किस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है। हर सेशन में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब मैं कुछ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जो देखते हैं कि आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। फिर मेन लेक्चर में तो हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हमारा ये फंडामेंटल चल रहा है, जिसमें मैं आपके फंडामेंटल्स को इंप्रूव कर रहा हूं। चलिए ये तो बहुत ही सिंपल है। लैंग्वेज डिफिकल्ट है बस थोड़ी सी, जो हमने बोला एग्जिट डिक तो डिक वो वर्ड नहीं है, लेकिन आपको एलिमिनेशन टेक्निक से इन सारी चीजों को क्या करते आना चाहिए।
अभी आपने पढ़ा है ओसीआई में। अब आपने देखो ट्रेडिंग सिखाई, बच्चे एक्साइटेड होकर डी लिख बैठे, अरे बेटा अवेलेबल फॉर सेल बोला था ओसीआई में, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। तो डी जो लिख रहे हैं वो मतलब होश में नहीं है। अभी बोला था कि अवेलेबल फॉर सेल होता है ओसीआई में, फिर ये ट्रेडिंग को भी डाल मारे आप। मिनिमम एक्रूअल ऑफ वैकेंसी पे, ये ऐसी तो चीज ओसीआई में पड़ी नहीं थी सर, 4 आइटम। फॉरेन करेंसी, अब यहाँ पे फॉरेन वर्ड हटा दिया, तो आपने मतलब रट्टा मारना पूरा शुरू कर दिया कि फॉरेन वर्ड भी नहीं देखना, आपको बताना पड़ेगा कि देखना करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट। हर चीज नहीं रटी जा सकती, समझना पड़ेगा। अब देखता हूं कि ये बात भी आपको याद है कि नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज बेस्ट डिफाइंड, अगेन आपके लिए क्वेश्चन है। बहुत सिंपल, चेंजेस इन नेट असेट्स, जो अभी हमने कर लिया था, सॉरी गलत, मैंने मैंने ढंग से पढ़ा नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज बेस्ट डिफाइंड, हाँ यही तो था वो, एक्सक्लूड, ये वाला, ये क्वेश्चन हम कर चुके थे क्लास में। कई बच्चों ने सी लिख मारा जल्दबाजी में, फिर से नहीं मान रहे, अरे बेटा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ओसीआई भी आती है। चलिए कॉम्प्रिहेंस, अब क्वेश्चन आया है दमदार, अब देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। इस क्वेश्चन का आंसर गलत देने वाले बच्चों के ऊपर पनिशमेंट एक तरीके से, उनको सेल्फ पनिशमेंट अपने आप को देना चाहिए कि सर हम कहाँ हैं, क्लास में होश में नहीं है मतलब। नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को ध्यान रखना है बस। बेटा ऑनर ट्रांजेक्शन के अलावा सब कुछ आना है, सीधी बात है। 6,000 इंक्रीज इन कॉमन स्टॉक, केवल मालिक के साथ में किए गए ट्रांजेक्शन को छोड़कर सब कुछ आएगा, मालिक के साथ किए गए ट्रांजेक्शन को छोड़, तो सब कुछ आएगा, तो प्लस माइनस ही तो करना है, क्या बचा उसमें है, क्या बचा है। कई 11 दे रहे हैं, कई 10 दे रहे हैं, प्लस माइनस ही गलत कर रहे हैं। बेटा उसमें साफ बोला है नेट इनकम 11,000 ए पॉजिटिव नेट क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो कभी भी नेट इनकम का पार्ट नहीं होता है, ये आपने नया होगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो चेंजेस है वो रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट होता है। देखो मैंने एक वर्ड लिखा था चेंजेस इन अकाउंटिंग, वो नीचे नेट इनकम में नहीं आता। मैंने 1,000 रुपए वो नहीं देखा कि वो चेंजेस इन अकाउंटिंग चेंजेस है, तो वो नहीं आएगा, उसके अलावा दोनों चीजें आ जाएंगी। 3,000 आपने क्या किया, तो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा था ना, मैं बोला था ना कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, चेंज इन अकाउंटिंग वो नेट इनकम का पार्ट नहीं होता है, वो रिटेन अर्निंग का पार्ट होता है। वो हम सीखेंगे चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, लेकिन अभी ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखो, चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है वो नेट इनकम का पार्ट नहीं होता है, वो रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, रिटेन अर्निंग का। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब दो चीजें, नेट इनकम प्लस ओसीए। तो कुछ जगह आप अटकोगे,
तो ये हमने आज के इस लेक्चर में जो डिस्कस किया है वो बेसिकली यूएस गैप का नेट इनकम का कॉन्सेप्ट था। अभी बहुत कुछ बाकी है नेट इनकम। अभी मेन लेक्चर में भी हम पूरा डिटेल सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्लास जो है वो फंडामेंटल्स। तो अभी तक जो हमने हमारी क्लास में थर्ड लेक्चर में आ गए, हमने क्या क्या चीजें सीखी सर? पहली चीज, हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट को पूरा डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी, हमने प्रीपेड के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, ऑन अर्न्ड के बारे में डिस्कस किया, ऑन अर्न्ड। उसके बाद मैंने आपको सीओजीएस के बारे में पूरा बता दिया है। उसके बाद हमने एक सीखा कन्वर्जन कैसे करते हैं, कन्वर्जन ऑफ अक्रूवल टू कैश बेसिस, ये हमने सीखा। और आज के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी है। यूएस गैप के अकॉर्डिंग हमने सीखा है इनकम स्टेटमेंट। पूरा खत्म नहीं हुआ है अभी, ये अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है। और उसके बाद आपको एक पूरा स्टडी प्लान भी मिलेगा जिसमें आपको बिल्कुल डिक टू डिक उसको फॉलो करना है। और अगर आपने उसको फॉलो किया तो ही आप आने वाले समय में सीपीए या यूएससीएमए को पास होंगे। उसको फॉलो करना है, प्रॉपर आप लोगों से रिपोर्ट ली जाएगी कि आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। ये मैं आपको पर्सनल लेवल पर चेक करने वाला हूं।